कि गुरुकुल के समय में अगर फोरेंसिक्स नहीं होते थे तो इसी वजह से आज उसकी अवेयरनेस कम है? पहले भी फोरेंसिक थी, मनु संहिता उठा के देख लीजिए आप, चाणक्य का अर्थशास्त्र उठा के देख लीजिए, चरक संहिता उठा के देख लीजिए, उसमें विश्व कन्या का जिक्र आता है उसमें। आज से 10 साल पहले इंजीनियरिंग का एक बूम आया कि हर किसी को इंजीनियरिंग करनी है। सेम गोज विद एमबीए, सभी को ये था कि हमको एमबीए करना है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि फोरेंसिक्स का कभी वो समय क्यों नहीं आया है? पर लोग अवेयर नहीं थे फोरेंसिक के लिए। समय हमेशा से था, साइंटिस्ट कम थे, लोग कम जाते थे, तो वहाँ पर डिमांड नहीं थी, इसलिए पेंडेंसी बहुत थी। लेकिन अब क्या है, लोग जाने लगे। ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आज का गुरु फेस कर रहा है जो पहले के गुरुओं ने नहीं किया? इस बात पे मैं आपको एक तो पहले एक शेर सुना था, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सिया समंदर से नूर निकलेगा। कि अगर कोई टीचर ठान ले कि मुझे किसी बच्चे को अच्छा करना है, उसको कहीं पहुंचाना है, किसी मकाम तक पहुंचाना, तो वो जरूर पहुंचा देगा। तो उनमें बहुत सारों में अपनी अपनी क्वालिटी, उस क्वालिटी को उस आई से देखना। एक बच्चा कैसे आगे बढ़ के डॉक्टर सालूके बनता है, तो उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। फोरेंसिक एक मल्टी डिसिप्लिनरी अपने आप में अप्रोच है, जिसमें कि हम फोरेंसिक बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, फिंगरप्रिंट भी पढ़ते हैं, डर्मेटोग्लाइफिक्स भी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ते हैं, फोरेंसिक मेडिसिन भी पढ़ाते हैं। एक्सीडेंट पे कैसी कैसी इंजरीज आएगी, एंटीमार्टम पोस्टमार्टम क्या है, उनको मोर्चरी भी ले जाते हैं, वहाँ पर उनको पूरी पोस्टमार्टम दिखाते हैं, ऑटोप्सी दिखाते हैं। ओरिजिनल केसेस से गो थ्रू होता है, ओरिजिनल एविडेंसेस को देखता है, ओरिजिनल फाइल आती है को देख रहे हैं। अभी तो हमने डिजिटल फोरेंसिक भी स्टार्ट किया है, तो डिजिटल फोरेंसिक में तो सारे क्राइम आपके मोबाइल और लैपटॉप और इसी के थ्रू हो रहे हैं। आप बहुत कैजुअली कह दे रहे हो कि हम पोस्टमार्टम भी दिखाते हैं, हम कट्स लगाना भी दिखाते हैं, तो स्टूडेंट्स डरते नहीं है शुरू में? स्ट्रॉन्ग ही आते हैं। अभी तक तो जितने भी आए हैं हार्ड हेडेड ही बच्चे आए हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ चक्कर वक्कर आ गए लड़कियों के, उनको ले जाके बाहर बिठा दिया, पानी वानी पिलाया, रिलैक्स हो गए, उनको समझाया तुम्हारे सब्जेक्ट का पार्ट है, ये रहेगा। ब्लड के बिना फोरेंसिक कंप्लीट नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि मॉडर्न गुरुकुल और गुरुकुल में क्या डिफरेंसेस रहे हों? मैं आपको एक शेर से करती हूँ कि माना कि अंधेरा बहुत घना है, चिराग जलाना कहाँ मना है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मीम, अमिताभ बच्चन की मूवी। जब ये सब कुछ याद आता है तो हम सबसे अहम चीज क्यों भूल जाते हैं? वो है गुरुकुल। ये तीनों सिद्धांत लागू होते हैं गुरुकुल पर। और आज की तारीख में अगर हम बात करें गुरुकुल की, तो गुरुकुल होंगे हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स। तो क्या ये तीनों चीजें अभी भी हमारे साथ हैं? और अगर है तो उनका इतना मजाक क्यों बनाया जाता है? और किस तरह से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आज भी गुरुकुल के सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट कर पा रही हैं? वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ द फ्यूचर यू। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स। मैं स्वागत करना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर उमेमा अहमद, जो कि है HOD ऑफ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट इन VGU। वेलकम मैम। थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग मुझे आपका डेजिग्नेशन लगा कि आप फोरेंसिक से हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक कंट्रास्ट करेंगे कि कैसे पुराने गुरुकुल में जिस तरह से हम बात करते हैं सिद्धांतों की, जिस तरह से स्ट्रिक्ट एजुकेशन था, तो क्या आपको लगता है अभी भी वैसा ही है? और क्या हम ट्रू सेंस में हमारे आज के कॉलेजेस एजुकेशन को गुरुकुल ग्रेड की एजुकेशन दे पा रहे हैं? गुरुकुल वर्ड ध्यान में आते ही जो आपने शुरुआत की, परंपरा, प्रतिष्ठा, सिद्धांत, डिसिप्लिन, ये सब तो एक स्टूडेंट में होना ही चाहिए। हम अपनी परंपरा, अपने रूट से जुड़े होना चाहिए, अपने सिद्धांत, अपनी वैल्यूज हमें पता होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। कि स्टूडेंट अगर कहीं कुछ भी लेने गया है, फॉर एग्जांपल मैं ही आज आपके पास आई हूँ तो मुझे डिसिप्लिन में आना चाहिए, तो एक डिसिप्लिन, ये तो गुरुकुल की पर अगर हम बात करें आजकल के कॉलेजेस की, तो बेशक गुरुकुल जैसा सिस्टम अभी भी है, पर वो स्टिकनेस नहीं है, वो गांव नहीं है, वो मॉडर्न हो गया है, नया हो गया है, स्टूडेंट की थिंकिंग नहीं हो गई, नए टूल्स आ गए हैं, नए रेगुलेशन आ गए, NEP आ गई। NEP अपने आप में एक गुरुकुल की तरह ही ट्रीट करती जा रही। क्या कर रही है NEP की? जो भी आपने लर्न किया था उसको अनलर्न करो, फिर से लर्न करो और नए तरीके से लर्न करो। जैसे अभी बहुत सारे नए दर्शक हैं हमारे पास और
बहुत सारे ऐसी जनरेशन भी अब है जो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट ही नहीं जानती है। तो आप अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि गुरुकुल क्या होता था, और उसके बाद हम चलें कि आज की तारीख में जिसको हम कह रहे हैं मॉडर्न गुरुकुल, तो उसके और पुराने गुरुकुल के सिद्धांतों में क्या कंट्रास्ट है, एक बार आप प्लीज बताएं। गुरुकुल मतलब कि छोटा सा ही बच्चा माइनर जो था वो निकल गया धोती लंगोटी बांध के अपने गांव घर से, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर कि अब जो सीखना है जो करना है अब लाइफ में सिर्फ वहीं करना है, जाकर जो भी बन के लौट कर आना है। वो जाता था ही इसीलिए बन के लौट के, चाहे हम उज्जैन का एक सांदीपनी आश्रम देख लो जहाँ कृष्ण जी ने लिया, या फिर अपने राम जी और जितने भी महाभारत के जितने भी जो भी नायक थे वो सब गए, तो वो जहाँ वहाँ गए वो पारंगत हुए उनकी उसी विद्या में जो कि उनको देश के लिए अपने समाज के लिए कुछ करना था। आज गुरुकुल वैसे चेंज हो गया है, वो अपना खाना खुद बनाते थे, अपनी लकड़ियां खुद काट के लाते थे, अपने गुरु के पैर भी दबाते थे, उनका घर भी साफ करते थे। तो वो एक अलग तरीका था जिंदगी जीने का। तब इतनी मॉडर्निटी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज मॉडर्न बिहाफ पे बच्चा निकलता तो है घर से, पर बेसिक एजुकेशन लेके निकलता है, अपना परसेप्शन सोच समझ के निकलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फॉरेंसिक की, तो फॉरेंसिक को समझ के आया है, वो सीआईडी देख कर आया है कि सीआईडी है, मतलब फॉरेंसिक में फॉरेंसिक मेडिसिन की भी बात होगी, फिंगरप्रिंट की भी बात होगी, डीएनए की भी बात होगी, और उन चीज़ों को एनालिसिस करके मुझे आज मॉडर्न गुरुकुल जाकर और नया कुछ अपना कॉन्सेप्ट निकाल के लाना है और अपने को फॉरेंसिक साइंटिस्ट के बिहाफ पे वहाँ एस्टेब्लिश करना है। तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट एक बनने के लिए एक ऐसी ब्रांच को चुनता है वो, या एक ऐसे गुरुकुल को चुनता है जहाँ की उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, वो सारा सब कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो रही है, उसकी इंटर्नशिप भी हो रही है, वो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में। मेरे यहाँ बच्चे सीबीआई भी जाते हैं, एसएफएसएल राजस्थान की एफएसएल भी जाते हैं, रीजनल भी जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान की एफएसएल में हम इंटर्नशिप करवाते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। जितने भी केसेस हैं आपके दुनिया भर के जितने भी केसेस हैं, मेरे पास हमारे डिपार्टमेंट में 2 ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि पूरी जिंदगी फॉरेंसिक को देख के आए। डॉक्टर एस डागा सर, डॉक्टर जीके माथुर सर, जो कि सलमान खान केस से बड़े फेमस हैं। हमारे यहाँ का बमरी देवी केस हुआ, आनंद पाल केस हुआ, ओपी नागर केस हुए, ये सारे केसेस को अब उन जैसे स्टूडेंट, उन जैसे टीचर से अगर पढ़ते हैं तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टार्ट हो गई है, एक्सपीरियंस के साथ पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चौक ऑन बोर्ड पे काम नहीं कर रहे हैं, हम उनको क्राइम सीन आउटडोर इंडोर सब बनाकर दे रहे हैं, उन्हीं से बनवा रहे हैं एक्चुअली। फिर वहाँ जाके उनको एनालिसिस करवा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कलेक्ट। जैसे भी जितने भी केसेस आते हैं ना, मैं एफएसएल में थी डीएनए डिवीजन में, तो मैंने देखा कि बहुत सारे केसेस में बहुत सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, खराब करके लेकर आते हैं, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं है। हम वो बेसिक नॉलेज पहले प्रोवाइड करते हैं कि कलेक्शन प्रिजर्वेशन इज मेन इंपॉर्टेंट की। कलेक्शन प्रिजर्वेशन बेस्ट हो गई है तो एनालिसिस तो अपने आप ही बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई कंटामिनेशन नहीं है, कोई भी डीएनए में कोई खराबी नहीं आएगी, तो वहाँ डीएनए अपनी पीक दिखाएगा और अच्छे से हम डीएनए को मैच कर पाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती है कि खाली आपने क्लास में जाके उसको एक लेक्चर नहीं डिलीवर किया, आपने उसका हाथ भी पकड़ा, उसको समझाया, फिंगरप्रिंट भी डेवलप करने सिखाए, उसको आपने एक क्राइम सीन पे ले जाकर क्राइम सीन की बारीकियां भी समझाई। जैसे इसी रूम में अगर कोई यहाँ सुसाइड केस हो जाए, कुछ हो जाए, तो कहीं किताबों में नहीं लिखा है कि आप उस रूम को ओपन करें तो पहले वहाँ की स्मेल लें, किसी किताब में नहीं। आप बटलर की किताब उठा के देखेंगे, कहीं नहीं लिखा है कि आपको स्मेल लेनी है, आप सीधे जाके क्राइम सीन पे। लेकिन एक्सपीरियंस से ही आता है कि आपको वहाँ की पहले स्मेल लिखनी है, नोट डाउन करनी है कि क्या फाउल स्मेल, या कोई वहाँ पहले आके चला गया है तो वो अपनी परफ्यूम की स्मेल छोड़ के चला गया, क्या कैसे सीन। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मैम। लेकिन अब जैसे आपने बताया कि एज अ फोरेंसिक फैकल्टी आपने अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ सिखाया, जीरो से बनाया, आप ग्राउंड वर्क करवाते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तो इस जैसे अगर हम बात करें मॉडर्न गुरुकुल की, तो प्रीवियस गुरुकुल के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता था। जैसे जो मैं कॉन्सेप्ट जानता हूँ गुरुकुल का, कि आपने एक ऋषि मुनि को अपना गुरु माना और आप वहां गए, बस आपने उनकी साधना की, उन्होंने जो कार्य आपको दिए वो आपने किए, उसके अलावा आप उन्हीं कार्यों को करने के दौरान जो आप सीखते रहे वही आपकी शिक्षा बनी। और तो वो आज के जमाने में ट्रांसलेट हो रहा है इन प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसको हम जैसे आप बता रहे हो। तो
अब मैं थोड़ा सा डिविएट होना चाहूंगा, लेकिन अगर हम क्योंकि हम लोग कंपेयर कर ही रहे हैं, तो आपको लगता है कि जैसा ये आपका सब्जेक्ट है फोरेंसिक्स, क्योंकि फोरेंसिक्स कोई भी डायरेक्टली नहीं चुनता है आकर, किसी को भी ऐसा नहीं होता है कि यार मुझे फोरेंसिक का डॉक्टर बनना है, या तो लोगों ने डॉक्टर सालुके को देखा है या तारिका को देखा है लड़कियों ने। तो आपको ऐसा लगता है कि पहले के जमाने में भी इस चीज के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इस वजह से ये ऐसा है? या अगर हम हमारे टॉपिक के बारे में ही बात करें कि गुरुकुल के समय में अगर फोरेंसिक्स नहीं होते थे तो इसी वजह से आज उसकी अवेयरनेस कम है, या उस समय भी ये सब होता था? लाइक मुझे नॉलेज नहीं है। थी, पहले भी फॉरेंसिक थी। मनु संहिता उठा के देख लीजिए आप, चाणक्य का अर्थशास्त्र उठा के देख लीजिए, चरक संहिता उठा के देख लीजिए, उसमें सब में है। उसमें विष कन्या का जिक्र आता है, उसमें वहां पर बताया गया है कि विष कन्या होती थी, अगर किसी महाराज को मारना होता था तो विष कन्या को, एक सुंदर लेडी होती थी जिसको कि आपने एलविश यादव वाला केस देखा होगा कि जिसमें कि वो वैनम को यूज कर रहे हैं सेडेशन के लिए या अपना, हाँ अलेज्ड है कि वो स्नेक पॉइजन। तो अगर हम इंटेक करते हैं ओरली वेनम का, स्नेक वेनम का, तो वो तो प्रोटीन है, वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी में जाएगा विद ब्लड स्ट्रीम तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद कोई चीजें होती हैं बॉडी में। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ले रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं, तो विष कन्या का कॉन्सेप्ट उधर से ही आया है। अर्थशास्त्र जो है हमारा, उसमें वो फॉरेंसिक की बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर, इवन लॉज हैं, मनु संहिता पूरी लॉज से भरी पड़ी, जो हम आईपीसी पढ़ा करते थे, सीआरपीसी जो अब चेंज हो गई, भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट हो गई है, तो वो सारे सब कुछ चीजें हैं। हमारी पुरानी ब्रिटिश के हिसाब की आईपीसी चलती थी, अब हमने 2023 से अब 24 में हमने भारतीय न्याय संहिता को बिल्कुल अच्छे से अपने अंदर ले लिया है। भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग ही कानून चल रहा है हमारा। तो लॉज में ये सारी चीजें पुराने जमाने में भी थी, सब चीजें होती थी। पहले जजमेंट होता था इमोशनली, अब होता है एनालिसिस के थ्रू। अब बिल्कुल बिना एनालिसिस के कोई भी, इसीलिए हर जगह आजकल हर पुलिस स्टेशन में एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट की नीड है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंटिस्ट पूरा सीखता है, उसका कलेक्शन प्रिजर्वेशन से लेके फॉरेंसिक फोटोग्राफी एक अलग बिल्कुल ही अलग स्ट्रीम है। तो ये सब, स्केचिंग भी अलग है, फॉरेंसिक की स्केचिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन उसका बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सब चीजें सीख कर ही वो आगे बढ़ेगा, तो ही मॉडर्न गुरुकुल में जाकर वहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अपनी सोशल अपनी सर्विसेज दे सकेगा। लेकिन अगर हम जैसे हम इतनी बात कर रहे हैं कि इतनी नीड है फोरेंसिक्स की, फोरेंसिक प्रोफेशनल्स की, तो ये चीज कभी इतना बूम क्यों नहीं हुई? जैसे मार्केट की जब डिमांड आती है, मार्केट में एक समय था कि इंजीनियर्स भरे पड़े हैं, वो आज भरे पड़े हैं वो इसलिए क्योंकि आज से 10 साल पहले इंजीनियरिंग का एक बूम आया कि हर किसी को इंजीनियरिंग करनी है। सेम गोज विद एमबीए, सभी को ये था कि हमको एमबीए करना है। आज फिर भी क्योंकि एजुकेशन की नॉलेज हो गई है लोगों को कि हमको क्या करने से हम किस फील्ड में जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि फोरेंसिक्स का कभी वो समय क्यों नहीं आया है अभी तक? क्योंकि अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि इतनी डिमांड है, हमेशा से था और अब भी है, पर लोग अवेयर नहीं थे फोरेंसिक के लिए। हम समय हमेशा से था, साइंटिस्ट कम थे, लोग कम जाते थे, तो वहां पर डिमांड नहीं थी, इसलिए पेंडेंसी बहुत थी। लेकिन अब क्या है, लोग जाने लगे, स्टूडेंट जाने लगे। हमारे वीजू में हमने 63 से स्टार्ट किया था, 63 का एक बैच था 2019, आज 400 प्लस स्टूडेंट है हमारे पास, 18 मेरे रिसर्च स्कॉलर हैं, और इतनी इनोवेशन है वीजू की कि मैं आपको गिनाऊं तो मुझे खुद को याद नहीं कि मेरे खुद के कॉपीराइट कितने। जो भी हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है उससे सबसे हमने फिंगरप्रिंट पाउडर डेवलप कर लिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो शुगर केन के बगास से हमने नैनोचार करके फिंगरप्रिंट पाउडर बना दिया है। हमारे तो बच्चे वहाँ पर अहमदाबाद में एक फेयर लगा था जहाँ हमारे प्रधानमंत्री भी आए थे, वहाँ उसको एग्जिबिट करके आए हैं, फिंगरप्रिंट उस पाउडर से लिफ्ट करके। सेम ऐसे राजस्थान में जैसे एमेरल्ड बहुत सारा बनता है, तो एमेरल्ड की और डायमंड की जो सिलरी आती है उससे हमने डायमंड डस्क से फिंगरप्रिंट पाउडर बनाया है। सेम इसी तरह एक शेल से, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल आपकी स्क्रीन वो ब्लैक है, तो ब्लैक में आपको फिंगरप्रिंट को के इम्प्रेशन देखने के लिए, फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं, हमारा जो पसीना निकलता है अमाइनो एसिड, वो हम छोड़ के जाते हैं कहीं भी। फिंगरप्रिंट ऐसी चीज है कि जो दो ट्विंस के भी सेम नहीं होते हैं, डीएनए सेम होगा किसी भी ट्विंस का, बहुत सारी फिल्में बनी है इस पे, दो ट्विंस हैं, क्राइम किसने किया, पकड़ किसको लिया, लेकिन फिंगरप्रिंट दोनों के डिफरेंट है। फिंगरप्रिंट एक ऐसी चीज है, यूनिक आइडेंटिटी आपकी, इसीलिए आधार कार्ड वालों ने लिया है उसको आपसे।
तो वो अगर हमने फिंगरप्रिंट के इतना इनोवेशन कर दिया है, हमने ऑस्ट्रिच का ब्रश यूज होता है, हमारे बच्चों ने टसर से फिंगरप्रिंट बना दिया है, मोर पंख से फिंगरप्रिंट का ब्रश बनाया है। तो ये हमारी वीजू की एक इनोवेशन स्कीम चलती है कि हम, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों को इनोवेशन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर वीजू में हमारे यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी काम जो हो रहा है, एक मेंटरशिप जो प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को। फॉर एग्जांपल एक एआई का बच्चा भी मेरे पास आ रहा है, एक मेरे पास एग्रीकल्चर का बच्चा आ रहा है, एक फार्मेसी का आ रहा है, एक फॉरेंसिक का आ रहा है और एक कंप्यूटर साइंस का आ रहा है। इन लोगों ने मिलकर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए हैं कि हम, लेकिन हम उनको गाइड करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम उनसे सीखते भी हैं। देखिए ये बच्चे मेरे साथ बना रहे हैं, उनका मैंने अभी कॉपीराइट भी करवाया, सिग्नेचर ऐप बना रहे हैं। अब वो आए, सिग्नेचर ऐप तो बना दिया, सिग्नेचर तो आप दिन भर में 100 कर देती हैं इन बच्चों के चेंज। तो टाइम डालो, कोई मेरी सिग्नेचर फेक कर रहा है तो उसको टाइम लगेगा करने में, मुझे टाइम नहीं लगेगा, मेरा थ्रो है उस पर, ठीक ना। मतलब इतना इनोवेशन जो आप लोग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स पहली बात तो कमेंडेबल चीज है ये कि आप लोग इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी और तो इसमें आपकी अप्रोच क्या रहती है? आप लोग किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग उनको गाइड कर रहे हैं? किस मतलब ये वन स्टेप अप्रोच है कि भाई हमने प्रैक्टिकल पे ही पूरा सब कुछ छोड़ रखा है, या हम लोग थ्योरी पर ही ध्यान दे रहे हैं, या हम लोग ऑल राउंड कर रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि कोई एआई का बच्चा भी आपके पास आ रहा है, आते तो आप उसको किस तरह से इस फोरेंसिक की तरफ मोड़ते हैं कि भाई वो इस चीज को परसीव कर पाए? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोग्रामिंग का स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है वो ये अमीनो एसिड्स और ये सब नहीं समझता होगा, तो उसको किस तरह से आप गाइड कर रहे हैं? वो क्या आपका एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी रहता है? नहीं, स्ट्रेटजी हमारी यूनिवर्सिटी की ये है कि हमने एक ट्रांस डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है, टीडीपी जिसको हम कहते हैं। उसमें हर मेंटर को अपने अपने एरिया के कुछ कुछ बच्चे मिले हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के। उस ट्रांस डिसिप्लिन, ट्रांस मतलब 2 से 3 से 4 ज़्यादा डिवीज़न, अगर इस डोमेन को आप मर्ज कर दो तो ट्रांस डिसिप्लिन। तो उसी से हम उन बच्चों को, ज़रूरी नहीं कि मैं फॉरेंसिक की उसको पढ़ा रही हूँ, उसका अपना भी कोई आइडिया है उस साइड। जैसे एक बच्चा डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, तो हम उसमें ये देख रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट पे तो काम हुआ है, लेकिन 2010 की जो गाइडलाइन है वो छोटे गांव के जो मकान हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कि उनको बचना कैसे है उससे, उनको उसमें अपने लिए क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। तो हमारे, मेरे साथ ही कुछ बच्चे वो मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पे। तो वो ये काम कर रहे हैं कि हम एक गाइडलाइन बनाते हैं, जो गाइडलाइन अभी तक है नहीं। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज के लिए तो गाइडलाइन है, और 2010 से पहले के जो मकान बने हुए उनके लिए है। 2010 से पहले जो हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी कि डिजास्टर, कोई अर्थक्वेक आ गए तो उससे केस, तो उस पे भी बच्चे काम कर रहे हैं। तो वो जरूरी नहीं कि फॉरेंसिक से ही करें, पर फॉरेंसिक के बच्चे अलग तरीके का फॉरेंसिक फील्ड का इनोवेशन कर रहे हैं, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन ट्रांस डिसिप्लिनरी एक पूरी यूनिवर्सिटी के लिए है। हर डिपार्टमेंट का हर बच्चा अलग अलग फैकल्टी के पास जाकर अपना एक प्रोजेक्ट करता है, उसमें अपना रिसर्च पेपर करता है, अपना चाहे तो स्टार्टअप खोल सकता है, अपना पेटेंट कर सकता है। वो सब यूनिवर्सिटी ने फैसिलिटी बच्चों को दे रखी है कि आप आइए, अपने अपने मेंटर के पास बैठिए। वहाँ टीचर और स्टूडेंट वाला मैटर नहीं चलता है। वो सैटरडे को हमारा होता है, बच्चा फ्री होके आता है, बैठता है हमारे साथ, खाता पीता है, चाय वाय पीता है, और मजे में हम उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। कुछ मुझे अच्छा लगता है मैं उनसे ले लेती हूँ, कुछ उनको अच्छा लगता है वो मुझे दे देते हैं। मैं उनको भी सिखा देती हूँ, मुझसे भी सीख लेती हूँ, क्योंकि मैं भी एआई वाली नहीं हूँ, कंप्यूटर वाली नहीं। स्टूडेंट मुझे काफ़ी सिखा कर जाते हैं। तो आज का सिनारियो ये गुरुकुल है आज का। मैं वही कह रहा था कि शायद इसीलिए आजकल यूनिवर्सिटीज को मॉडर्न गुरुकुल कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पहले आप गुरुकुल के अंदर एक स्टूडेंट के पास, एक विद्यार्थी के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि वो ये बता सके कि मुझे ये पढ़ना है या ये करना है। और चीज़ें बताइए मैम, जैसे वीजीयू के अगर हम बात करें पर्सपेक्टिव ले, तो वीजीयू में और किस तरह से गुरुकुल के उन कॉन्सेप्ट्स को जो कि ज़रूरी थे एक स्टूडेंट के लिए पर बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनको किस तरह से आप लोगों ने वो किया है, अडेप्ट किया? ऐसे हम एक अच्छा मेंटर बन के उनके सामने जाते हैं। मेंटर, मेरी बात करूं तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं उनसे, उनके फ़ोन से ज़्यादा मेरा फ़ोन बजता है। अगर मेरा बच्चा किसी प्रॉब्लम में है तो मैं तो उसके लिए खड़ी हूँ। यहाँ आपने सुना होगा फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, फादर ऑफ फॉरेंसिक, फादर ऑफ इंजीनियरिंग। तो मैं बड़ी प्राउडली लेती हूँ कि मैं मदर ऑफ फॉरेंसिक हूँ। मेरे बच्चे मुझे कहते भी मदर ऑफ फॉरेंसिक हैं। तो ये अगर आप मदर ऑफ फॉरेंसिक हो तो बेशक आप गुरुकुल सिस्टम तो चला ही रहे हो ना।
कि बच्चा आपके पास आ रहा है तो वो इमोशनली, सेंटिमेंटली या उसको कोई भी जैसी भी फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम है, हमारा मैनेजमेंट फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम किसी को होती है तो उसको कंसीडर करते हैं हम। कभी-कभी हर बच्चे को की लाइफ एक जैसी नहीं होती, घर की फैमिली की कभी-कभी आ जाती है कोई प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो नेचुरल है, हम भी हेल्प करते हैं, हमारा मैनेजमेंट भी हेल्प करता है। तो वीजू में ऐसा बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है बच्चों के लिए। एक मेंटर सिस्टम है, उसको एक मेंटर मिलता है अपना पर्सनल, वो उनके पेरेंट्स से भी बात करता है। हम उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग भी करते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। यूनिवर्सिटीज हाँ, यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन करते हैं हाँ। बेसिकली। तो हम एक पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं कि कहाँ उसके मदर फादर को भी नहीं पता होता है कि ये किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा है, जो कि हम लोग समझ लेते हैं। यही तो एक टीचर की आँख होती है। एक गुरुकुल अगर आप गुरु बने हो तो एक बच्चे को समझो ना कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसको कैसे एनहांस करना है। तो उसकी जो क्वालिटी होती है उस पे काम करते हैं तो कुछ नया साइंटिस्ट निकल के आता है हमारे सामने। ट्रू। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2-4 डिजाइनिंग में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं हमारे बच्चे, फॉरेंसिक वाले। पता नहीं था, हमारे यहाँ एक पनाश करके एक प्रोग्राम होता है, हमारा एनुअल फेस्ट होता है, उसमें मुझे नहीं पता था कि एक ज्योति नाम की बच्ची हमारी वो इतनी कलाकार है। हमारे को वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ डिजाइन करनी। मैं गार्डनिंग भी करती हूँ, मेरे घर आई सारे फूल तोड़ के ले गई, टोटल कंप्लीट ले गई तोड़ के कि आज मैं इसी से कुछ डिजाइन करूँ। उसने क्या शानदार डिजाइन तैयार करी है और हम फर्स्ट आए उस। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। Thank you. तो मैम मतलब आज के मॉडर्न गुरुकुल के अंदर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप और भी चीजें ट्राई करें, और भी चीजें करें, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को मैं समझता हूँ गुरुकुल के, जैसे हमने बहुत पीछे भी नहीं जाए, हम जिस मूवी के डायलॉग से हमने शुरू किया मोहब्बतें, तो उसमें भी हमने देखा था कि वहाँ के जो प्रिंसिपल सर थे अमिताभ बच्चन जी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो आपका उस बारे में क्या टेक है कि एक गुरु को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप तो बहुत स्वीट हैं पहली बात तो आप तो मदर ऑफ फॉरेंसिक कहलाने लायक भी हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स इस चीज का फायदा भी उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, कभी-कभी स्टूडेंट फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अगर आप मदरली उनको समझाओ, हैंड होल्डिंग करो, उनके जो सेंटिमेंटल प्रॉब्लम या इमोशनल प्रॉब्लम जो लाइफ में चलती है, बच्चा नया आता है तो आजकल जो सिनेरियो चला है, उसमें वो थोड़ा-सा चला जाता है, तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसको बैठ के उसकी काउंसलिंग करो, तो वो डिसिप्लिन में आता है। मैंने ऐसे बहुत बच्चे सुधारे हैं, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, उनको मैं वापस स्ट्रीम में लाई हूँ, पर आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी है। एकदम उनको फ्रीडम भी नहीं देना है कि फ्री हो जाओ भाई, पर थोड़ा-सा उनके साथ लूज़ फूड भी होना चाहिए। बच्चों को लूज़ फूड दो, पर आवारा नहीं बनाओ। अभी आपने कहा कि कोई बच्चे दूसरी चीज़ों में पड़ जाते हैं, इधर-उधर हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पहले जिस चीज़ से हम कंपेयर कर रहे हैं, पहले ऐसा कुछ था नहीं। पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले आपको 10 चीज़ें देखनी नहीं पड़ती थी। तो आज के तारीख में किसी टीचर के लिए क्या चैलेंजेस हैं खास, जो उसको गुरुकुल में एक तरह से इम्प्लीमेंट करने से रोकते हैं? या मैं यूँ कहूँ कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आज का गुरु फेस कर रहा है, जो पहले के गुरुओं ने नहीं किया? अच्छा, इस बात पे मैं आपको एक तो पहले एक शेर सुनाती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। वाह, वाह! तो वाह! ये मेरा इस शेर को पढ़ने का या आपको सुनाने का मतलब यही था कि अगर कोई टीचर ठान ले कि मुझे किसी बच्चे को अच्छा करना है, उसको कहीं पहुंचाना है, किसी मकाम तक पहुंचाना है, तो वो ज़रूर पहुंचा देगा। ये एक टीचर में भी होना चाहिए। गुरुकुल में यही हुआ करता था कि उनको पता था कि मेरे को अर्जुन बनाना है, तभी तो एकलव्य की एक उंगली भी ले ली कि मेरे को तो अर्जुन को ही अर्जुन बनाना है। तो मेरे पास मॉडर्न गुरुकुल में तो बहुत सारे अर्जुन हैं, मुझे सबको अर्जुन बनाना है, मुझे एक ही को नहीं बनाना। वही। तो उनमें बहुत सारों में अपनी-अपनी क्वालिटी, उस क्वालिटी को उस आई से देखना। क्लास में मुझे पता है कोई सो भी रहा है, तो मैं उस दिन तो उसको सोने देती हूँ, लेकिन फिर जब मैं उसको वहाँ लाती हूँ क्राइम सीन पे, फिर मैं सब काम उसी से करवाती हूँ कि आज यही करेगा भाई, इसने क्या-क्या सीख के आया है। तो इसमें आपके लिए चैलेंजेस क्या है? जैसे अब आपने बताया कि अर्जुन को अर्जुन बनाना है, तो अर्जुन भी उतना ही समर्पित था, हाँ। ठीक है? तो लेकिन आपके जो आज के अर्जुन हैं,
क्या वो इतने समर्पित हैं, और अगर वो समर्पित नहीं है तो आप उनको किस तरह से, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं उस बारे में? चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, जैसे कि होम सिक हो जाते हैं बच्चे, आजकल के नए पपी लव में पड़ जाते हैं। पहले तो वो 12th में स्कूल से निकल के आए हैं, यहाँ रहते हैं, तो वो जो पपी लव है ना, वो थोड़ा सा खराब करता है उनको। बेसिकली मेन चीज बुनियादी यही है कि वो कुछ तो कभी आए ही नहीं है कोएड में, वो कोएड में आते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब मेरा मेन चैलेंज हो जाता है ये वाली बात पे, कुछ होमसिक हो जाते हैं, कुछ को खाना पसंद नहीं है, उनको सिखाना पड़ता है। उनके मेरे यही वर्ड्स होते हैं, आपका ये गुरुकुल वर्ड है ना, तपस्या करने आए हो, तपस्या में कुछ तो सहना पड़ेगा। अब ये कभी कहते हैं कंकर निकल आए, अरे मम्मी की टेबल पे भी तो कंकर आता है भाई साहब, यहाँ मेस में आ गया है हमारे तो क्या हो, मम्मी के यहाँ भी तो हमारे कभी कभी बाल आ जाता है। बिल्कुल। तो हर चीज कंप्लेन करने की बजाय चैलेंजेस को उस तरह लेती हूँ कि कंप्लेन नहीं, इसका कुछ सॉर्ट आउट करते हैं, इस मैटर को सुलझाते हैं हम, कैसे सुलझा सकते हैं। ठीक है, आज खाना पसंद नहीं आ रहा ना, तू पढ़ ले, मेरा टिफिन बॉक्स ले जा, इसको खा ले। ना, मैं ऐसे गुरु मिलते नहीं है हर जगह, जैसे आप बता रहे हैं ना, नहीं, ऐसे गुरु हर जगह नहीं मैं होते। भी ऐसी हूँ, जैसी बता रही हूँ ना वैसी हूँ। आप मेरे अभी दिखाऊंगी मैं जाने से पहले आपको मेरे यहाँ फोटो, कि मेरे ईद मनाने कितने स्टूडेंट आए, क्योंकि वो घर से दूर थे, आसाम से आए हुए बच्चे, काइफा, शबाना, दानिश, आसाम से। ईद ईद हमारे मेरे घर बनेगी भाई, घर क्यों जाना एग्जाम में। तो ये चीज तो पहले गुरुकुल में मुझे नहीं लगता कोई भी गुरु अपने शिष्यों को गुरुकुल है, मॉडर्न गुरुकुल है ये मॉडर्न ट्रूली। गुरुकुल है। लेकिन बात जो निकल के आई है वो मुझे ऐसा लगता है कि तपस्या तब भी थी, तपस्या अब भी है, हाँ, तपस्या सबको लेकिन करनी अब तपस्या दोनों तरफ अब से है। तपस्या दोनों तरफ से। अब आप दोनों तरफ से टीचर को भी साथ में खड़ा होना पड़ता है, अगर 24 घंटे में डीएनए निकलेगा तो टीचर खड़ा है उसके साथ कि इस डीएनए को आज निकाल के कॉलेज से, घर से निकलेंगे, वरना खराब हो जाएगा, उसका एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, उसकी इनोवेशन खराब हो जाएगी, उसका एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया तो उसकी थीसिस बिगड़ जाएगी। तो ये सब चीजें टीचर के अंदर, खुद के अंदर ही होनी चाहिए ये चीजें, कि आप कितने डेडिकेटेड हो अपने स्टूडेंट के लिए। गुरुकुल वाले डेडिकेटेड ही थे, और डेडिकेशन लाना तो पड़ेगा ही, टीचर हो तो डेडिकेशन जरूरी है, मेंटर हो तो डेडिकेशन। अपने बच्चों के लिए भी तो करते हैं, तो ये भी अपने ही बच्चे हैं, हमारी सोसाइटी के ही हैं, यही कुछ बनेंगे लाइफ में। देखना आप, मैं कभी आपसे मिलूंगी, पूरे हिंदुस्तान में मेरे फॉरेंसिक साइंटिस्ट होंगे, पूरे हिंदुस्तान। बिल्कुल मैम, हमारी भी यही कामना है कि आपके फॉरेंसिक साइंटिस्ट ऐसे को, आज भी ऐसे गुरु हैं जो बहुत कोशिश करते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की। मैम मैं ये जानना चाहूंगा कि क्योंकि आप बहुत इंटरेस्ट फ्रेटर्निटी से आती हैं जो कि है फोरेंसिक, तो फोरेंसिक का कोर्स मैं बहुत उत्साहित इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं कि उसके कोर्स के अंदर क्या होता है, आप क्या पढ़ाते हैं, कि एक बच्चा कैसे आगे बढ़ के डॉक्टर सालू के बनता है, तो उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, फॉरेंसिक एक मल्टी डिसिप्लिनरी अपने आप में अप्रोच है, जिसमें कि हम फॉरेंसिक बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट भी पढ़ते हैं, फॉरेंसिक डर्मेटोग्लाइफिक्स भी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन रिमेन्स जो रह जाते हैं, और स्केलेटन, और उनकी स्टडी करते हैं। साथ ही हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट भी पढ़ते हैं, कोई भी पेपर पे किसी पे भी कोई क्वेश्चन है, आपकी विल पे कोई क्वेश्चन है, आपका आईडी कार्ड, आपकी करेंसी, आपका क्या आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, ये सभी कुछ चीज़ें हम उसमें पढ़ाते हैं। तो हमारा एक डोमेन, फॉरेंसिक मेडिसिन भी पढ़ाते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कैसी कैसी इंजरीज आएगी, एंटीमार्टम पोस्टमार्टम क्या है, उनको मोर्चरी भी ले जाते हैं, वहाँ पर उनको पूरी पोस्टमार्टम दिखाते हैं, ऑटोप्सी दिखाते हैं पूरा, कि किस तरह से ऑटोप्सी होती है, कितने कट लगाए जाते हैं, क्या ज़रूरी है, किसका कलेक्ट, कौन से विसरा का कलेक्शन किस केस में ज़रूरी है। जैसे कि एक केस मैं गई थी साथ में एसएमएस मेडिकल कॉलेज, तो वह हमारे पास वहाँ पर केस आया स्नेक पॉइजनिंग। अब स्नेक पॉइजनिंग का केस आया तो आपको कौन से विसरा का, उसमें किस किस की ज़रूरत है, बेमतलब हम उनका हार्ट क्यों लेना है, हैंड क्यों लेना है, कुछ हम सीधे स्टमक और इंटेस्टाइन की कुछ पीसेस लेके देखेंगे कि स्नेक बाइटिंग हुई थी भी नहीं हुई थी। तो इस तरह से उनको पूरा ये सिखाया जाता है कलेक्शन प्रिजर्वेशन, जिसका कि एनालिसिस एफएसएल में होता है। कलेक्शन प्रिजर्वेशन करके निकाल के ये लोग दे देते हैं हमें। फॉरेंसिक डोमेन ऐसा है कि लॉ को भी साथ में ले के चलता है, फॉरेंसिक मेडिसिन को एसएमएस मेडिकल कॉलेज वाले भी साथ रहते हैं, हम लोग भी साथ रहते हैं, टीचर का भी साथ रहता है, पुलिस वाले भी रहते हैं, लॉयर भी रहता है। तो ये सब का मिला जुला एक जो डोमेन बनता है वो बनता है फॉरेंसिक। फॉरेंसिक एक ऐसी अम्ब्रेला है जिसके नीचे बेनीथ सारे सब्जेक्ट आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते। अगर मैं एनडीपीएस ड्रग्स की बात करूं तो हम बांग, आपका क्या कहते हैं, गांजा, धतूरा, ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं बच्चों को।
ये पढ़ाई जाती है। हाँ, ये पढ़ाते हैं, पूरा पढ़ाना पड़ता है ना कि भांग किससे बनती है, गांजा किससे बनेगा, मैरिजुआना किससे बनेगा, है ना। ये आप एमडी ड्रग्स वगैरह जो बच्चे इनका आजकल, कॉम्पोजिशन, इनका सब कॉम्पोजिशन, इनका सारा सब कुछ बताते हैं इनको, पूरा एनालिसिस कैसे होता है। जो बैलिस्टिक, फॉरेंसिक बैलिस्टिक पढ़ाते हैं, जिसमें कि फायर आर्म्स को पढ़ाते हैं, गोली कितनी दूर से चलाई, किसने चलाई, कौन से फायर आर्म से चली, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। उसके गन शॉट रेजिड्यू कैसे उठाना है, क्या किसी ने पास से चलाई तो टेटूइंग आएगी, तो वो टेटूइंग क्या, इसका मतलब ये है कि बहुत पास से किसी ने, उसके वुंड, एग्जिट एंट्री वुंड, ये सब कुछ टोटल चीज़ें पढ़ाते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छोड़ देते हैं फॉरेंसिक में, सब कुछ पढ़ाई जाती है। मैम जैसे सुनने में तो ये बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है, लेकिन आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, जैसे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि यार हमको पता नहीं था हम क्या करने घुस रहे हैं, हमको हमारे मार्क्स से या जैसे जो दिख रहा था दूर से बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था तो हम घुस गए। आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई ऐसा स्टूडेंट आया हो? क्योंकि आप बहुत कैजुअली कह दे रहे हो कि हम पोस्टमार्टम भी दिखाते हैं, हम कट्स लगाना भी दिखाते हैं, हाँ, तो स्टूडेंट्स डरते नहीं है शुरू में क्योंकि नहीं, नए होते हैं? कुछ लड़कियों के साथ हुआ, उनको कुछ कोई इंसिडेंट अगर आपको याद हो तो? कुछ चक्कर वक्कर आ गए लड़कियों के, उनको ले जाके बाहर बिठा दिया, पानी वानी पिलाया, थोड़ा सा उनको शिकंजी विकंजी दी, रिलैक्स हो गए, उनको समझाया कि तुम्हारे सब्जेक्ट का पार्ट है, ये रहेगा। ब्लड के बिना फॉरेंसिक कंप्लीट नहीं होती। ब्लड, हम जितने भी बायोलॉजिकल या आप सेक्सुअल असॉल्ट के केस में जाएं, सीमन सैंपल, ब्लड सैंपल, वेजाइनल स्वैब, ये तो हमारे डेली रूटीन का पार्ट है। मैं डर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्कूल के अंदर जब बच्चों को डाइसेक्शन सिखाते हैं ना, तब भी आधे बच्चे बेहोश हो रहे होते हैं। तो ये जो चीजें आपने बहुत कैजुअली बोली, ये स्ट्रॉन्ग ही आते हैं अभी तक तो जितने भी आए हैं, हार्ड हेडेड ही बच्चे आए हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो जाते हैं, वो एफएसएल में 6-6 महीने ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो क्राइम सीन पे भी जा रहे हैं, क्राइम सीन पे तो ये ट्रेनिंग एज ए स्टूडेंट ही शुरू करा देते? हाँ, बिल्कुल, हमारे यहाँ से 100% इंटर्नशिप है, बच्चा वहाँ ट्रेनिंग जाता है, ओरिजिनल केसेस से गो थ्रू होता है, ओरिजिनल एविडेंसेस को देखता है, ओरिजिनल फाइल आती है जिसमें एफआईआर की कॉपी, पंचनामा की कॉपी, जिसमें की पूरी डॉक्यूमेंटेशन, पूरे फोटोग्राफ, उसके साथ सारे एविडेंस, वो पूरी फाइल होती है। उस फाइल को पहले रीड करो, फिर समझो केस क्या है, उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, मेडिको लीगल की रिपोर्ट, डिटेल सब कुछ होता है उसमें, एक केस से रिलेटेड। उसमें उसका एफआईआर नंबर, केस नंबर, पुलिस स्टेशन, कौन सा मैसेंजर आके, मैसेंजर मतलब जो फॉरेंसिक साइंस लैब है उसमें उन एविडेंसेस को जमा करके गया, उसका भी नाम, पता, उसका बेल्ट नंबर, सब कुछ होता है। मैम ये तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो इसके अंदर जैसे अगर आप टीचर है, एक भी एविडेंस गुम गया तो सीधे आपकी जॉब गई, हाँ, पिंड होते हैं सीधे। तो ये अगर आप स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप के थ्रू भी ये चीजें होती हैं, इंटर्नशिप तो वो उसके अंदर आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी बहुत। हमारी, अगर किसी बच्चे ने एक भी एविडेंस गुम कर दिया तो हमारी यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। पर हमारे बच्चे इतने, हम समझा के उनको एक पूरी क्लास दे के भी जाते हैं, क्या एथिक्स से फोटोग्राफी नहीं करना है वहाँ की किसी भी एविडेंस की, क्योंकि जब तक कन्विक्शन ना आए तब तक विक्टिम और सस्पेक्ट के बारे में बात नहीं की जाती। तो वो सब उनको सिखाया जाता है। वो इतने वेल ग्रूम हो चुके हैं कि जाते हैं, अच्छे से करके आते हैं और बहुत अच्छा सीख के आते हैं। तो यही सिखा रहा है आपका मॉडर्न गुरुकुल किस तरह से? गुरुकुल सब कुछ सिखा रहा है, हैंड्स ऑन भी सिखा रहा है। हम खुद आउटडोर इंडोर क्राइम सीन बनाते हैं, सुसाइडल केसेस बनाते हैं, उनको लिगेचर मार्क सिखाते हैं कि कौन सा लिगेचर मार्क कैसा है, स्ट्रेंगुलेशन है तो क्या है, ये सब कुछ सिखाते हैं। टोटल चीजें सिखा देते हैं उनको, मतलब लेबोरेटरी उनको बिल्कुल रेडी करके भेजते हैं हमारे यहाँ से। डीएनए डिवीजन में अभी 16 स्टूडेंट का रिक्रूटमेंट हुआ है मेरे यहाँ से, 16 का एक ही बैच के, कोई छोटी मोटी बात नहीं, छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं। 16 स्टूडेंट एफएसए बने, फॉरेंसिक असिस्टेंट साइंटिस्ट, वो भी डीएनए डिवीजन में बने। और एक तो मैं शुभम कानूंगो की आपसे बात करना चाहूंगी, मेरे यहाँ लैब असिस्टेंट था, उसको कोई ज्यादा पढ़ना वढ़ना नहीं आता था, कोई बहुत अच्छा मेरे अंडर में ही, उसने मेरे सुपरविजन में ही उसने अपनी थीसिस करी थी, हमने उसको थीसिस करवाई डीएनए पे। लेकिन उसने जीके माथुर सर के साथ डीएनए लैब में, हमारी बहुत अच्छी सुंदर डीएनए लैब है, हमारी डीएनए लैब में सब कुछ है, आप सब कुछ पूरी डीएनए निकाल सकते हैं, डीएनए यील्ड देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हमारी डीएनए लैब। इतनी अच्छी डीएनए लैब है, वेल इक्विप्ड लैब है। यहाँ राजस्थान में, जयपुर में शायद हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जिसके पास डीएनए लैब सबसे अच्छी है। पुराने एजुकेशन और नए एजुकेशन में ये भी एक मेजर डिफरेंस है कि हम जो इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है, सबको देख रहे हैं। अभी तो हमने डिजिटल फॉरेंसिक भी स्टार्ट किया है, तो डिजिटल फॉरेंसिक में तो सारी क्राइम आपके मोबाइल और लैपटॉप इसी के थ्रू हो रहे हैं। तो आपकी व्हाट्सएप चैट जैसी की भी, अब मैं आपके यहाँ आई हूँ तो मैप लगा कर आई हूँ, तो मैं कहाँ गई हूँ, क्या किया है, कहाँ। तो ये साइबर क्राइम
साइबर से क्राइम, अलाइंड है। हाँ साइबर क्राइम फोरेंसिक का पार्ट है। अच्छा, हाँ साइबर फोरेंसिक है। तो साइबर क्राइम को तो लोग बहुत ज्यादा जानते हैं लोग कि भाई साइबर सिक्योरिटी, मतलब इस बारे में बहुत बहुत बात होती है, लेकिन फोरेंसिक ऐसा टर्म नहीं उभर के डिजिटल आता है। फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक यही है डिजिटल अच्छा। वर्ड में, क्योंकि नई जो भारतीय न्याय संहिता हुई उसने व्हाट्सएप चैट, उसने फोटोग्राफ, इन सबको एडमिसेबल कर दिया है। आप व्हाट्सएप चैट भी निकाल सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, सभी कुछ करते हैं। आपकी चोरी की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों का चेचेज नंबर, उनका नंबर रिस्टोर करना, कोई भी आपकी मेटल है, प्रीशियस मेटल है, उनकी 420 के जितने केसेस हैं वो सब देखते हैं टोटल। और ये आपका लीकर जितना भी है ओरिजिनल है नहीं है, इवन आपका सॉस भी ओरिजिनल है नहीं है, ये सब चीजें देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी कहते हैं हम, कि हर चीज की एक इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअलिटी है। हर चीज एक इंडिविजुअल है, उसका अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो ये सारे हमारे जितने प्रिंसिपल हैं उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को सिखाते हैं। तो ये सब फोरेंसिक के अंदर पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। अब इसको अगर हम जाने, जैसे आप एक फोरेंसिक के फैकल्टी हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी एक स्टूडेंट से कि जब वो आए पढ़ने इस कोर्स को, तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि वो, क्योंकि जैसा हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस कॉन्वर्सेशन में भी, कि लोगों के दिमाग में फोरेंसिक का मतलब वही इंसान जो क्राइम सीन पे आएगा, क्राइम सीन का सेलेक्ट करेगा और चला जाएगा। तो वो बहुत लोगों को फैसिनेटिंग लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि यार ये काम तो करना है। बड़ा इंटरेस्ट। तो क्या वो वही ख्वाब देख के आए, या वो उसको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करे? बिल्कुल आपको क्या लगता है? प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। साथ में क्या है कि हम जो ये काम है फोरेंसिक, हम सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। एक कोई बिहाइंड द बार है, अगर हमारा एनालिसिस उसको फ्री कर देता है और वो कल्प्रिट था, तो सोसाइटी के लिए ये भी गलत है। और अगर सोसाइटी ने किसी ने एथिकली बहुत साउंड होना चाहिए, एक तो फॉरेंसिक स्टूडेंट एथिक्स मोरल्स अपने, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है एथिक्स भी सिखा रही है। हम रामायण भी सिखा रहे हैं बच्चों को, महाभारत की भी क्लासेस होती है हमारी, क्योंकि बच्चा भूल चुका है, ये मोरल्स भूल रहा है। तो मोरल्स को वापस लाने के लिए, फॉरेंसिक में आने के लिए एथिक्स मोरल्स, अपने रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन, ये तो बहुत आपने जो शुरू करा था परंपरा प्रतिष्ठा, ये बहुत जरूरी है इसके लिए, ये सारी चीज। तो ये तो हुई स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स से, क्या आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि जैसे जो हम बात कर रहे हैं गुरुकुल की, वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे हम बात कर रहे हैं गुरुकुल की, वेरी तो गुरुकुल में जब माँ बाप बच्चों को भेज देते थे, तो वो भूल जाते थे कि हमारे बच्चे कहीं हैं। वो जब तक गुरु ने जो कहा वही वो बच्चे को करना है। और वो अब, और ये आगे भी कंटिन्यू हुआ स्कूल्स तक भी। अब मतलब हमारे तो खुद के पेरेंट्स ने ये कह दिया था स्कूल में जाके कि भैया इसको ठोको पीटो जो करना करो। पुराने कह दे। हाँ, अब ठोको पीटो जो करना है करो, हमको हमारा बच्चा सीधा चाहिए, पढ़ाकू चाहिए। तो आप लोग क्योंकि अब बहुत तेज जमाना बदल गया है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा भावुक हैं, बहुत चीजें हैं, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स से कि जब वो मॉडर्न गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजें, तो वो क्या, किस भावना से भेजें, क्या सोच के भेजें? अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर ये कहती है कि एक टीचर को मेंटर भी हो जाना चाहिए और उसको चेंज हो जाना चाहिए, सब अनलर्न कर देना चाहिए और फिर से रीलर्न करना चाहिए, तो मेरे को लगता है पेरेंट्स को भी सब अनलर्न कर देना चाहिए और रीलर्न करना चाहिए। क्योंकि ये मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। बताओ मैम, बताओ कोई भी ऐसे केस बहुत बताओ। सारे केसेस हैं जिससे कि पेरेंट्स चाहते हैं कि ये कुछ बन जाए। आजकल एडमिशन सीजन है, तो विजिट करने आते हैं डिपार्टमेंट, वो सब आते ही सबसे पहले पूछते हैं इसका स्कोप क्या है। मेरा सबसे पहले बच्चों को यही कहने का, उनके पेरेंट्स को भी यही कहना है, स्कोप इसको खुद को ढूंढने दीजिए अपना। खाली वो क्लासरूम टीचिंग और नंबर गेम और वो जो चलता है ना, इतने परसेंट आ गए, आज ही नीट का एग्जाम का रिजल्ट आया है कि इसको 550 आ गए, इसको उससे कम आ गए, उससे बच्चा अपना मोरल लूज करता है, उसको उसकी आइडेंटिटी खोने लगती है उससे कि अरे नंबर गेम में फंस गया। नंबर गेम में नहीं फंसना है। एक तो मैं पेरेंट्स से सबसे ये चाहूंगी, उनको करना चाहिए ये कि बच्चा जो चाहता है उसको पढ़ने दो। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे कहते हैं हम फॉरेंसिक में, लेकिन वो कहते हैं फॉरेंसिक में वैकेंसी नहीं है, फॉरेंसिक में कहाँ जाएगा। अरे अपनी पर्सनल डिटेक्टिव एजेंसी खोल लो ना भाई साहब, किसने रोका है? कितने तो केसेस हो रहे हैं, कितने आजकल डिजिटल फॉरेंसिक में ही देख लीजिए कितने केसेस हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल के बहुत केसेस है दुनिया में। तो कर लो, एक किसी की चेती तो निकालनी है पॉजिटिव हैकर बन के, नहीं तो निकाल कर उसको एक डिटेक्टिव एजेंसी की तरफ मोल्ड कर दो। कुछ बच्चे हमारे करेंगे, अपनी डिटेक्टिव एजेंसी करें। साथ ही फॉरेंसिक आपकी जैसे पत्रकारिता जो है, फॉरेंसिक पत्रकारिता भी एक है, आपने शायद सुना होगा, शम्स ताहिर खान। हाँ, वो खाली यही केसेस ही करते हैं, क्राइम केसेस ही करते हैं वो बिल्कुल। बच्चे, वो भी कर सकते हैं।
क्राइम सीन फोटोग्राफी कर सकते हैं, तो स्कोप तो बैंक में जा सकते हैं। बैंक हम हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी बनाते हैं। आपकी बैंक में चेक वगैरह आते हैं, हैंड राइटिंग जो गड़बड़ हैंड राइटिंग है उसका थ्रो देख, और सिग्नेचर उसका हाँ उसका प्रेशर देखते हैं, वो सब देखते हैं, वो हम सिखाते हैं सारा सब कुछ बच्चों को। तो वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, आकर बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉरेंसिक आर्किटेक्ट आ गया है आजकल। पुराना वक्त, पुराने में कैसा आर्किटेक्ट था, फॉरेंसिक उसमें कैसे लगाया जाए, ये बहुत इतना वास्ट है फॉरेंसिक कि अगर मैं बोलती जाऊंगी आप सुनते जाएंगे। डीएनए में भी अभी इतना कुछ होने वाला है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ गया है, तो आप एआई के थ्रू और उसके थ्रू बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अभी हम बेसिकली थोड़ा सा डीएनए में इतना इवॉल्व नहीं हो रहे हैं जितना कि होना चाहिए। ऐसे तो हमारे जितने भी पीएचडी के स्टूडेंट हैं वो डाटाबेस तैयार कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन का। ठीक है, डेटाबेस से क्या होगा? डेटाबेस से ये होगा कि जैसे फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं एनसीआरबी में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को, कहीं क्राइम सीन पे किसी के फिंगरप्रिंट मिले, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भेजो आप, तो वो वहां से आपको मैच करके भेज देते हैं एफिस के थ्रू। ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट एक सिस्टम है हमारा। हमारे यहाँ एक बच्चा बना रहा है, वो पोर्टेबल फिंगरप्रिंट सिस्टम बना रहा है कि पोर्टेबल पुलिस वहां ले जा सकती है क्राइम सीन पे, वो तो वहां से लिफ्ट करके लाते हैं। अभी एक बच्ची ने प्लास्टिक, हमारे पास एक होता है प्लास्टिक प्रिंट। प्लास्टिक प्रिंट मतलब कि आपने पीओपी पे दे दिया, आपने सोप पे दे दिया, वैक्स पे दे दिए फिंगरप्रिंट, तो उसने फिंगरप्रिंट का ऐसा मोल्ड बनाया और अपनी बायोमेट्रिक मशीन, शायद आपके यहाँ भी होती हो, सबके यहाँ बायोमेट्रिक, उसने उस बायोमेट्रिक मशीन पे उस मोल्ड को रखा, वो काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट को ले रही है वो मशीन। तो मशीन है, मशीन के पास इमोशन, तो पैटर्न्स देखती है, वही तो पैटर्न देखेगी, तो उसके पास इमोशन नहीं है। जो एआई सब कर रहे हैं, एआई ठीक है, वेल एंड गुड, आना चाहिए। एजुकेशन में अपना जितना टेक्नोलॉजी ला सकें, जितने सॉफ्टवेयर टूल्स नए ला सकें, बहुत अच्छी चीज़ है, हमारा टाइम भी बचाती है, बहुत चीज़ें इजीली हो जाती हैं। लेकिन एआई आपका मेरे जैसा और टीचर की तरह इमोशन नहीं दे सकता, उस बच्चे को उस टाइम संभाल नहीं सकता। सिखा तो सब कुछ सकता है, गूगल सब कुछ सिखाता है, क्या कमी है गूगल के पास। लेकिन जो क्लासरूम में मेरे एक्सपीरियंस से या किसी और डॉक्टर डागा, डॉक्टर जी के माथुर के एक्सपीरियंस से वो सीख रहे हैं, वो वहाँ कहाँ मिलेगा गूगल पे, वो तो एक टीचर क्लासरूम में ही दे सकता है। पर क्लासरूम में बच्चों का जो ये रील सिस्टम चला है ना, इससे थोड़ा सा उनका कंसंट्रेशन हिल गया है, शेक कर गया है। थोड़ा थोड़े टाइम पे उनको थोड़ा हंसाना पड़ता है, थोड़ा कुछ नई केस स्टडी करवानी पड़ती है। इन चीजों से उन गुरुकुल वाले गुरुओं को नहीं जूझना पड़ता था। उनको नहीं जूझना पड़ता, वो स्ट्रिक्ट होते थे, हमें जूझना पड़ रहा है। मैं बहुत सारे केस एक दिन जिस दिन जूझे, जो पढ़ाना है उनको, मान लीजिए मुझे आउटडोर क्राइम सीन बनाना है, तो कल जो प्लेन क्रैश हुआ मैं उसके बारे में बात करूंगी उनसे, कोई सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करूंगी, निर्भया के बारे में बात करूंगी। उनको जोड़ने की कोशिश करनी पड़ती है कि इस स्ट्रीम की तरफ आप कैसे आओगे, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना। बच्चे बहुत खुश रहते हैं लेबोरेटरी में, क्राइम सीन पर अपना इनोवेशन करते हैं, नया नया देखते हैं, बहुत नया इनोवेशन हो रहा है फॉरेंसिक में। ऐसे कंटेम्पररी टाइप इनोवेशन हो रहे हैं नए नए, जो कि जैसे मैंने अभी आपको बताया प्लास्टिक फिंगरप्रिंट, वो पहले कहाँ था, वो कोई सोच ही नहीं सकता था उसको। जैसे कि एक बच्चे ने काम किया, मेहंदी लगाकर फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, तो 3 से 4-5 दिन के बाद मेहंदी जो निकलने लगती है, तो फिंगरप्रिंट एब्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सही नहीं आ रहे हैं। अगर किसी कोई कल्प्रिट है, उसने मेहंदी लगा रखी है, तो फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं होगा उसका, बच गया हो तो। बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे कि किस तरह से फिंगरप्रिंट्स में भी इनोवेशन हो रहा है। हाँ, ये फिंगरप्रिंट में सब में बहुत बहुत नया नया इनोवेशन, डीएनए में बहुत इनोवेशन है, सीरोलॉजी में बहुत इनोवेशन है, हर फील्ड में बहुत इनोवेशन, बहुत मतलब अगर चाहें तो फॉरेंसिक में आप, एक और मैं आपको बात बताती हूँ, मेरी स्टूडेंट है पूजा, जो मेरे अंडर में क्या पीएचडी कर रही है, तो उसकी पीएचडी हम कब्रिस्तान से मिट्टी लेके आ रहे हैं, ग्रेव से, वो बड़ी मुश्किल से लेके आ रहे हैं कि बहुत परमिशन लेके, हमने वक्फ बोर्ड वालों से परमिशन ली, हमने नगर पालिका वालों से परमिशन ली, फिर उसको ग्रेव से निकाल कर लेके आए। अब हम उसमें डिग्रेडेशन रेट देख रहे हैं कि किसी बॉडी को, मैं सऊदी अरेबिया रहती थी, तो जो होली कब्रिस्तान है वहाँ 6 मंथ के लिए कब्र उसको बॉडी को रखते हैं, फिर निकाल के कहीं और बरीड करते हैं। तो मुझे वहां से एक कॉन्सेप्ट आया था कि अगर कोई ऐसे बैक्टीरिया हो, उसको पाउडर फॉर्म में लाके अगर हम डाल दें उस ग्रेव में और वहां डाल दे, तो डिग्रेडेशन रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ पे बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर सब कुछ डिपेंड करते हैं। तो वो उस पे काम कर रही है।
तो ऐसे बहुत इनोवेशन कर रहे हैं हम लोग, बहुत चीजें तो ये तो बात हो गई कि कोई पेरेंट अगर सोचता है कि इसमें स्कोप नहीं है तो ये तो बहुत एंडलेस स्कोप है। एंडलेस स्कोप। उसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो पेरेंट्स से? पेरेंट्स से मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर मान लीजिए कुछ खाने में कोई कमी है तो भाई गुरुकुल भेज दिया है तो वो तपस्या करने आया है, अरे थोड़ा सा रिलैक्स करो, स्विगी बैठा है थोड़ा सा उनको भी दो थोड़ा सा कि खाना लाने दो बच्चों को बाहर से। तो ऐसे पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे कि ये 7 बजे क्लास क्यों है, 8 बजे क्लास होनी चाहिए, एग्जाम इतनी बार क्यों है। अब एनईपी का स्ट्रक्चर अभी उनको समझना पड़ेगा कि एनईपी क्या कहती है। कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन के लिए बात कर रही हो कि कंटिन्यूअस असेसमेंट करना है बच्चों का, तो वो आप उसको प्रोजेक्ट से करते हैं, आप उसको एनालिसिस कैसे करते हैं। जरूरी नहीं कि उसकी क्विज ही लेनी है, 7 नंबर का है तो क्विज नहीं, मैं उनको पुलिस स्टेशन भेज देती हूँ, फोन करके पुलिस स्टेशन में फोन करवा देती हूँ, बच्चे आएंगे। तो एफआईआर सिस्टम क्या है, बच्चे को एफआईआर लॉन्च करनी आ गई है, बच्चे को समझ आता है 0 एफआईआर क्या है, वरना पता ही नहीं होता है क्या है एफआईआर क्या है, उसको उनका रोजनामा क्या है, उनकी डायरी क्या है, वो सब सीख के आते हैं। फिर मैं उनसे कहती हूँ तुम गए नहीं गए, उनके साथ एक फोटो होना तुम्हारी कॉपी में, साथ ही उनके सिग्नेचर होना, और उनके लिए अपने लिए 2 वर्ड लिखवा के लाना, वो लिख कर देते हैं पुलिस वाले। पुलिस वाले भी इन्वॉल्व वो भी खुश होते हैं कि अरे बच्चा है हमारे साथ फोटोग्राफ ले रहा है, कि कोई तो है इस फील्ड में कोई तो आया तो इस तरह से कुछ कुछ नया नया करते हैं। ऐसा नहीं कि एक जनरल ढर्रा चल रहा है इसी पे एक कोई केस उठा लो, आपको गूगल पे सारे केस पड़े हैं, कानून.com पे जाओगे सारे केस पड़े, तो आप उस पे निर्भया पे लिख रहे हैं तो सभी निर्भया पे नहीं भाई, आप अपनी गली में जो केस हुआ है उस पे लिख कर लो, अपना इनोवेशन दिखाओ। जरूरी नहीं उसके फोटोग्राफ हो, हर केस के फोटोग्राफ नहीं हो, पर उसकी एक कहानी तो है, उसकी एक स्टोरी तो है, एफआईआर कैसे लॉन्च, कैसे कैसे इंसिडेंट्स, उसकी इनोवेशन केस, उसको आईओ ने कैसे, आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया है, उसके पीछे थ्योरी क्या थी, किस रीजन से हुआ है, सस्पेक्ट कौन है। कई बार होता है कि क्राइम सीन पे ही सस्पेक्ट खड़ा होता है, वो देखता होता है कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ, श्रीदेवी मर्डर केस हुआ, आपके सुनंदा पुष्कर केस है, ये सारे जितने एमिनेंट लोग हैं जिन्होंने इन केसेस के साथ काम करा, ये हमारे डिपार्टमेंट आते हैं, ये बच्चों से मिल के जाते हैं। हमारी कॉन्फ्रेंस होती है फॉरेंसिक ज्ञान, उसमें हमारे यहाँ के फर्स्ट ईयर की 12th के बाद जो बच्चा आता है उसको पोस्टर और पेपर प्रेजेंट करना कंपलसरी होता है, चाहे केस स्टडी बना के करो कुछ भी करो। तो इस तरह सीख रहे हैं, रिसर्च भी सीख रहे हैं इसी तरह। तो मैम आपके अकॉर्डिंग, एक जैसे आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी गुरुकुल तो नहीं गए थे, आप भी स्कूल में ही पढ़े थे, तो आपको क्या लगता है कि मॉडर्न गुरुकुल और गुरुकुल में क्या डिफरेंसेस रहे होंगे जो आप आज बात ये भी बात मैं आपको एक शेर से करती हूँ कि माना कि अंधेरा बहुत घना है, चिराग जलाना कहाँ मना है। चिराग तो हम जला ही सकते हैं ना, लैंप तो जला ही सकते हैं कि ये यहाँ अंधेरा था, यहाँ उजाला दिखाना है। तो बच्चों, मॉडर्न गुरुकुल यही कह रहा है ना कि बच्चे को जो मोरल छूट गए हैं, जो रामायणा भूल गया है, जो महाभारत भूल गया है, उसको सिखाओ। एनईपी तो है ही गुरुकुल अपने आप में। मैं फॉरेंसिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, जनरल बात कर रही हूँ कि बच्चे को इंग्लिश भी आनी चाहिए। अगर वो फ्रेंच पढ़ना चाहता तो उसको फ्रेंच भी पढ़ा दो, संस्कृत भी पढ़ाओ उसको, उर्दू पढ़ना चाहता तो उर्दू। जितने आपके ये यूट्यूबर होते हैं ये उर्दू सीख रहे हैं, मेरी मम्मी उर्दू में PhD है, तो मेरी मम्मी से उर्दू सीखने आते हैं छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि उनको शेर व शायरी करनी है आपके यूट्यूब पे बैठ कर, तो इसलिए वो सीख रहे हैं। तो सीखने की तो कोई कमी नहीं है ना। आप, मैं भी रोज सीखती हूँ, मैं भी बहुत सर्टिफिकेशन कोर्स कर रही हूँ। वो सर, जब भारतीय न्याय संहिता नहीं आई, हम IPC धड़ बोलते थे कि मर्डर में 302 लगेगा, इसमें ये लगेगा, सेक्सुअल असॉल्ट में ये लगेगा, इंजुरी में 44 लगेगी। अब हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं वापस से, क्योंकि वो सब चेंज हो चुकी है। तो जब हम सीख रहे हैं तो बच्चे तो सीखेंगे ही हमसे। तो अनलर्न, अगर नया जमाना बहुत अच्छा आने वाला है, जब मैं फॉरेंसिक फील्ड की बात करूं, इंजीनियर की बात करूं, किसी की भी बात करूं, अगर इस तरह की गुरुकुल पद्धति चलने लगी और टीचर इतने इन्वॉल्व होने लगे स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट बहुत कुछ करके दिखाएंगे हिंदुस्तान के। हम आशा करते हैं कि करके दिखाएं। और मेनली जो चीज है वो यही सीख समझ में आती है कि जो सीखा है वो सब भूल जाओ और नया सीखो, यही है आज का मॉडर्न गुरुकुल। जो कुछ सीखा है वो भी नहीं भूलो,
जो अपने नहीं, अनलर्न और लर्न का जो कॉन्सेप्ट और है, हर समाज के और हर फैमिली के एक अलग तरीके के मोरल और प्रोस्पेक्ट होते हैं, उसको भी अनलर्न नहीं करना है, लेकिन उसको साथ लेके चल के मॉडर्न तरीके से दुनिया को देखना है। दुनिया को देखने का नजरिया एक अब डिफरेंट हो गया है। सबको जॉब भी चाहिए, सबको कुछ करके भी दिखाना है, सबको सबसे अलग भी दिखना है। तो अलग दिखना है, कुछ जॉब भी चाहिए और अच्छी जॉब चाहिए, तो फिर एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा उसके लिए। आप इसको नहीं छोड़ के इसको ही पकड़ना है, ये भी नहीं हो सकता। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती तो है एग्जिट एंट्री। थैंक यू सो मच मैम। मतलब ये है कि पुराना भी साथ चलना चाहिए और नए की तो सबको जरूरत है ही। तो यही है अंतर गुरुकुल और मॉडर्न गुरुकुल में। आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं खुद कहना चाहूंगा कि आपके पास इतनी बातें हैं करने को कि जरूर हम लोग एक पॉडकास्ट और करेंगे। बिल्कुल।